हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिमरन मल्होत्रा। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 19। आज आपके पूरे सिलेबस का चैप्टर 19 होने वाला है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, और इस चैप्टर का नाम भी यही है, आत्मनिर्भर भारत एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल टेल यू विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे कंटेक्चुअलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे असेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों मैटर करता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आज भी पीछे क्यों है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को समझेंगे, मेक इन इंडिया को समझेंगे, 10 स्कीम्स जो कहीं ना कहीं हमने लाई हैं मेक इन इंडिया के अंदर, उसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे एमिशंस है क्या वो रियलिटी में बदल रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने फेस किए हुए हैं, हम दोनों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद नीचे भी कुछ टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर ना काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे हम यहाँ पे हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में पढ़ना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी जो ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये जो PLI है, ठीक है, सो PLI स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको टॉपिक्स भी पता चल गए हैं कि विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, एंड नाउ वी मूव अहेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंटेक्चुअलाइजिंग। मैंने PPT नहीं बना के लाई है तो इसीलिए लिख के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कंसेप्चुअलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको सीधी सी सिंपल सी बात बताई थी कि इस चैप्टर में हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या, मैंने आपको इकोनॉमी में एक चीज़ बताई थी कि इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स? ये एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, एक है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और एक है हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ये हमारे 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में हमें देखने को मिलते हैं। हमने देखा था कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, एंड जो बची खुची पॉपुलेशन है वो टर्शरी सेक्टर में है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये अभी तक भी हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम इसी पर्टिकुलरली इसी सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, इसी सेक्टर के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हमने क्या क्या इसके अंदर किया है या हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो, हमने हिस्टोरिकली हमारे पास 3 मोड्स थे कि हम पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट से भाग सकते थे। ठीक है, कौन कौन से मोड हैं? जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जीन्स। ठीक है, यानी कि हमारी शुरू से ही जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो लो स्किल्ड थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है डेवलप्ड नहीं थी। और आपको पता है कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि 18वीं सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सी कंट्रीज़ में मशीनें आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को लो ग्रो से हाई इनकम पे ग्रो किया, उन्होंने बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो किया, और इसकी वजह से जो उनकी डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई। अब लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के ही नेबर्स में हमें कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी जिसको हम ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उन कंट्रीज़ को? ईस्ट एशियन टाइगर्स, ईस्ट एशियन टाइगर्स। तो अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ईस्ट एशियन टाइगर्स हैं कौन सी कंट्रीज, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको गूगल पे सर्च करना है, एंड देन यू विल आंसर मी अबाउट दिस क्वेश्चन कि ईस्ट एशियन टाइगर्स कौन सी कंट्रीज़ को बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं एंड स्मॉल पॉपुलेशन है, जो कि आज के टाइम पे जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे चल पा रही है, बट उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एडवांस नहीं किया हुआ है। देखो, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें ग्रोथ, हम मान लेते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसकी पॉपुलेशन भी स्मॉल है, ठीक है, पॉपुलेशन भी उस कंट्री की स्मॉल है, उसके साथ साथ
नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो डेवलप नहीं किया है, ठीक है। वही कंट्रीज जो है वो आज के टाइम पे ग्रो है, बट वहाँ पे क्या पॉपुलेशन स्मॉल है, नेचुरल रिसोर्सेज के दम पे उन्होंने ग्रो कर दिया। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन है? नो, इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इंडिया को अगर कल को ग्रो करना है तो इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है बहुत से टाइम से इंडिया जो है अपने पास्ट 2 डेकेड से ही इंडिया क्या कर रहा है, सर्विस लेड ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया में कौन सी ग्रोथ चल रही है? इंडिया में सर्विस लेड ग्रोथ, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं क्या करती है, इसने कहीं ना कहीं डिविडेंड्स पे किए हैं कि इंडिया जो है वो एक अपने आप को बैक उसी ऑफिस में ला रही है। अगर हम देखें तो जो शेयर है सर्विस का इंडियन इकोनॉमी में वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 57%। अगर हम कंपेयर करें 2013 से तो सिर्फ और सिर्फ 57% ही शेयर अगर हम देखने को मिलेगा बाकी ब्रिक कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम देखें इसी सेक्टर में बाकी कंट्रीज़ का तो हम देखेंगे कि हमारी जो 60% वर्कफोर्स है, ठीक है, 60% वर्कफोर्स, किसकी 60% वर्कफोर्स? ब्राज़ील की, रशिया के एंड साउथ कोरिया की। ये तीनों कंट्रीज़ के 60% वर्कफोर्स हमें सर्विस सेक्टर में नजर आएगी। बट अगर हम वहीं पे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 28% पॉपुलेशन है जो कि सर्विस सेक्टर में है। तो इसका मतलब हमारा सर्विस सेक्टर भी इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब इतनी कम पॉपुलेशन इंडिया की, ठीक है। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन और ज़्यादा ग्रो हो, सर्विस सेक्टर हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इवन चाइना का भी ग्रेटेस्ट शेयर है अगर हम सर्विस के मामले में बात करें। लेकिन अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस, ठीक है। इस टॉपिक को कवर करेंगे, हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस, राइट। इस टॉपिक के अंदर हम इनको देखने वाले हैं, तीनों चीज़ों को। अब देखो इस एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसी फैक्ट पे लाई करते हैं कि इंडिया अपनी हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस की वजह से या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स इंडिया के साथ हुए हैं इसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं कुछ डेवलप तो कर पाया, उसने काफ़ी स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज़ को डेवलप किया। जैसे हम आईटी में काम कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। बट इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज के रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अनस्किल्ड या फिर हम बोल सकते हैं लो स्किल्ड लेबर है। इतनी स्किल्ड लेबर हमें इंडिया के पास देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टैटिक्स पॉइंट है वो ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इंडिया आज के टाइम पे इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा सर्विस सेक्टर में नहीं आ सकता, ठीक है। जब हम सर्विस सेक्टर में पूरी पॉपुलेशन को थोड़ा ना ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? देखो करंटली जो ये सेक्टर है, जैसे हमारा आईटी सेक्टर हो गया या बीपीओ सेक्टर हो गए, इनके पास बहुत कम जॉब्स ऑफर करने के लिए हैं। और दूसरा प्रॉब्लम आ गई हमारी स्किल गैप की, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको इतनी स्किल्स उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो एक तो फ्यू जॉब्स ऑफर करने के लिए, वो दूसरी तरफ उनके पास स्किल नहीं है, तो जिसकी वजह से वास्ट मेजॉरिटी के यंग वर्क फोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है कि वो अपने इनमें भी ऑब्जर्व हो पाए, ठीक है। तो ये कारण है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पॉलिसी चॉइसेस में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, असेसिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखते हैं हम, क्या है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, MANUFACTURI, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखेंगे। हमने देख लिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आज भी किसी के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर, और हमने इंडिया का शेयर देख लिया सर्विस सेक्टर में, वो कितना है 28%। अब हम आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है एंड बाकी की सर्विस सेक्टर में, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ पे है, क्यों नहीं ग्रो हुआ? ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके पास। देखो पास्ट 20 ईयर्स से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी उसी पेस से ग्रो हुआ है जिस पेस से हमारी बाकी की इकॉनमी ग्रो हो रही है। लेकिन हाउएवर इसका जो शेयर है ओवरऑल इकॉनमी में ये 15% पे ही अटका हुआ है बहुत सालों से, कुछ फ्यू ईयर्स में, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन चल रहा है, बहुत ही धीरे धीरे वो काम कर रही है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन इकॉनमी में ये बहुत ही कम है हमारे ईस्ट एशियन टाइगर्स है, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट एशियन टाइगर्स देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ये क्या है, ठीक है। सो इट इज़ जनरली
ओके ओके ठीक है। तो इंडिया का जो शेयर है, अगर हम देखें इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो बड़ा है। कितने से बड़ा है? हमारा 0.5 से हमारा गया है 1.7 पे, ठीक है, 1.7 पे गया है पास्ट 20 ईयर्स में, बट फिर भी हमें यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। अब ये न्यू टर्म आ गई, दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट होता है, एक होता है हमारा ट्रेड सरप्लस, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हम आगे डील करने वाले हैं क्योंकि ये आगे आने ही वाली हैं। एक होता है हमारा ट्रेड सरप्लस, ठीक है, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा जान लो। ट्रेड डेफिसिट होता है कि घाटा हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ में घाटा हो गया यानी कि उसमें हमें नुकसान हो गया। अब ट्रेड सरप्लस का मतलब है जहाँ पे प्लस लगा है तो मतलब कुछ प्लस हुआ है, कुछ बेनिफिट हमें हुआ है, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे हम आने वाले डेफिनेट चैप्टर्स में कवर करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो नो प्रॉब्लम, आप तब तक इसको ऐसे ही करिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेड डेफिसिट। हमारे जो गुड्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, घाटा देखने को मिलता है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें हमें जो है बेनिफिट होता है, सरप्लस हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों का एक बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक टर्म है जब हमें डेफिसिट और डेफिसिट भी होता है और बट सरप्लस उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं कि हमारा वो जो सर्विस सेक्टर है वो बैलेंस कर देता है एक तरीके से ट्रेड को, ठीक है। बाकी आने वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, वाई मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मैटर क्यों करता है, हमें इतनी ज़रूरत क्यों है इसको ग्रो करने की, ये हम समझने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। वाई मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स, ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैटर करता है। देखो, अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक तरफ देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट आता है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को इंडिया में प्रमोट करना है। बहुत से स्टडीज़ ने भी बोला है कि कोई भी ऐसा सेक्टर और नहीं है जो हमारे ब्रॉड स्केल इकोनॉमिक ग्रोथ करवा सकता है एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी क्या करा सकता है, ग्रोथ करवा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सी स्टडीज़ ने हमें इसके बारे में बताया हुआ है कि अगर हमें लार्ज स्केल ग्रोथ करनी है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो वो कैसे हो सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से ही हो सकेंगे। और मैजिक इस चीज़ में भी लाई करता है कि मैन्युफैक्चरिंग का बाकी सेक्टर से भी कनेक्शन है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बाकी सेक्टर से कनेक्शन कैसे, जैसे ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ये हमारा टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में अगर हम कुछ जैसे पोटैटो ग्रो कर दिए, आलू ग्रो कर दिए, तो आलू से आलू की चिप्स किस सेक्टर में बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही बनेगी, ठीक है। तो आगे अगर हम उसको बेचेंगे तो ये टर्शरी सेक्टर में उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये देखा आपने किस तरीके से कनेक्शन डेवलप है, ठीक है। ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ भी है। तो जो एसेंशियल लिंक्स है बाकी सेक्टर्स के साथ थ्रू आउट द इकोनॉमी, वो इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक क्या क्रिएट कर सकता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होगा कि ये हमारा इधर भी यूज़ हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, उसको ही बोलेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग को हम अनरजिस्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लो प्रोडक्टिविटी से सफ़र कर रही है इस टाइम पे जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी लो ग्रोथ है प्रोडक्टिविटी का। तो इसीलिए हमें रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो जो इंडिया में एक चैलेंज है कि स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, तो उसको भी जो अगर कोई सेक्टर इस समय सपोर्ट कर सकता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एट द सेम टाइम जो एफर्ट्स हमें लगाने हैं लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, वो ये सेक्टर बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे अपनी वर्क फोर्स को स्किल अप भी कर सकता है क्योंकि स्किल जो इंटेंसिव सेक्टर है वो डायनेमिक सेक्टर्स हैं और धीरे धीरे ये सेक्टर जो है धीरे धीरे जो बाकी पीपल्स हैं उनकी स्किल्स को इन्हांस करके बाकी में भी वो जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर के पास अच्छा खासा पोटेंशियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाई डज इंडिया लैग इन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया क्यों लैग कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इंडिया लैग इन मैन्युफैक्चरिंग,
इंडिया लैग इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। से इंडिया अगर इतना जो है कर सकता है, हमने देखा इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, वो हमारे लार्ज स्केल की लेबर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है, इतना एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, उसका बाकी सेक्टर्स के साथ कनेक्शन है और इससे ही हम हाई ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। इतने फ़ायदे पड़े तो इंडिया फिर पीछे क्यों है? इतने फ़ायदे हैं उसके, तो हमें तो उसमें ज़्यादा काम करना चाहिए। सबसे पहले इंडिया जो है अपने बिजनेस को आराम से नहीं कर पाता है, तो सबसे पहला पॉइंट है नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, इंडिया के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मशीन्स जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस हैं कुछ, उसके बाद लेबर लॉज जो हैं वो काफ़ी इनफ्लेक्सिबल हैं, इजी लेबर लॉज नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है स्किल गैप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहाँ पे भी लिख लेती हूँ मैं, स्किल गैप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में स्किल गैप बहुत ज़्यादा, लोगों के पास अच्छी स्किल्स नहीं है। अब समझेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में, ठीक है। कौन सी स्कीम्स है ये पढ़ेंगे हम, आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, ABA, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही देख के चलिएगा। देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो स्कीम है, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये एक विजन है कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे। देखो, जिस स्कीम में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ रिलायंट, ठीक है, कि हम ऐसा इंडिया बनाएंगे कि हमें बाहर से कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े, हम इंडिया से ही जो भी लें वो अपने इंडिया से ही खरीदें, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा PM मोदी है उनका एम था, और इन्होंने 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है, और इन्होंने बोला कि हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन में काम करना है। और इन्होंने कुछ इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज निकाले 20 लाख करोड़ के, जो इक्विवेलेंट है 10% ऑफ इंडिया GDP, ताकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमें कोविड पैंडमिक से भी फाइट करना था, तो उस समय पे हमने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद अगर हम पिलर्स देखें आत्मनिर्भर भारत अभियान के, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से पिलर्स हैं, अगर हम उनको समझें तो सबसे पहला है कि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री और अपने सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है हर एक सेंसेस में। उसके बाद इन्होंने 5 पिलर्स दिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के। हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हमें अपने सिस्टम्स पे काम करना है, हमें जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी है उसके ऊपर काम करना है, और उसके साथ साथ जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको भी फुलफिल करना है। ये हमारे 5 पिलर्स थे किसके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी ये पॉलिसी, ठीक है, इसके अंदर 7 सेक्टर्स को लाया था। अब देखो, एक और क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका यहाँ पे आत्मनिर्भर, ठीक है, जो आत्मनिर्भर है या फिर हम जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। आत्मनिर्भर को कई लोग प्रोटेक्शनिज्म का भी नाम दे रहे हैं। अब प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है और आत्मनिर्भर क्या होता है, इस दोनों को आपको समझना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ में आएगा दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर हम सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये विजन है हमारे नरेंद्र मोदी का। वो चाहते हैं कि इंडिया का ऐसा पार्ट बने ग्लोबल इकोनॉमी का, जो ऐसी पॉलिसीज लाए जो कि एफिशिएंट हो, कम्पिटिटिव हो, रेजिलेंट हो, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए, हमें एक दूसरे कंट्री से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम कम्पिटिटिव बने। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को बोलते हैं कि वो जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अब समझो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, मैं वर्ड लिख रही हूँ, ये आपको बुक में भी मिल गया होगा इस समय तक। प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म वर्ड का मतलब होता है आइसोलेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, कि हम अपने आप को वर्ल्ड से अलग करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का कहना है, या फिर कुछ लोग इसको प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को वर्ल्ड के साथ ना रख कर अपने आप को अकेला रखना चाहता है। बट इंडिया का ये पर्पज़ है ही नहीं। इंडिया चाहता है कि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट रखे और एक ग्लोबल इकॉनमी बने। ग्लोबल इकॉनमी का मतलब क्या है कि इंडिया एक ऐसी इकॉनमी बने जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है।
इसके अंदर हम यही काम कर रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो कहीं ना कहीं हम अपनी जो MSMEs हैं उनकी डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं। जो स्लोगन्स दिए जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान में वो है, कौन कौन से स्लोगन्स हैं? वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ये वाले स्लोगन्स हम इसके अंदर दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी नहीं है। अब आते हैं फिलॉसफी क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान की। देखो फिलॉसफी क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप इसको अपने हिसाब से बोल देना। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, आप लोग उसको समझ ले। क्या है? वासुदेव, कुछ KUTUMBAKAM। ठीक है, पर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे मैंने बोल भी दिया है। तो वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, ये क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि पूरा देश एक फैमिली है। तो इसकी जो फिलॉसफी है हमारी आत्मनिर्भर भारत अभियान की वो यही है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अब ये फिलॉसफी है। अब इंडिया जो है इस पॉलिसी के थ्रू क्या प्रूव करना चाहता है कि इंडिया का रिस्पॉन्सिबल पूरे वर्ल्ड का सिटीजन बनेगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो भी मेडिसिन्स वर्ल्ड में चाहिए उनको प्रोवाइड करेगा। अच्छी प्रोटेक्टिव गियर, टेस्टिंग किट्स जो है वो अनकंडीशनली 89 कंट्रीज़ को आगे देने वाला है। ठीक है, पिलर्स जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लोगन हमने देख लिया, वोकल फॉर लोकल, यानी कि हम अपने आप को जो वोकल फॉर लोकल, जो अपना है वो लोकल करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हम ग्लोबल को यहाँ पे गलत नहीं ठहराएं, ना ही प्रोटेक्शनिज्म के अंदर ला रहे हैं। हम वोकल को लोकल के लिए क्यों कर रहे हैं? ताकि ये लोकल प्रोडक्शन, जो हमारी लोकल एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ चीज़ बनाई जाती है जो लोकल है, वो लोगों को दर्शाना, ताकि वो बाकी चाइनीज़ वगैरह वो थोड़ा कम खाएं, ताकि वो अपनी कंट्री है उसको सेल्फ सस्टेन करवाएं। ठीक है, इसीलिए हम ये चाहते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट होगा। जो माइग्रेंट लेबर, जो कहीं ना कहीं इंडियंस लोग यहाँ से उठकर बाहर साउथ अरेबिया में काम कर रहे हैं, कोई US में काम कर रहा है, उन लोगों को हमें क्या करना है? उन लोगों को अगर काम चाहिए तो वो इधर ही काम कर पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उनको काम मिल पाएगा। एंड जो पीपल अपनी फैमिलीज़ के बिना, देखो अब कोई पर्सन जो है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, अगर कोई पर्सन सऊदी अरेबिया में आप देख रहे हो काम कर रहा है तो वो उसको इमोशनल ड्रेन हो जाएगा, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहा है, कितने दिन उसको बाहर रहना पड़ रहा है। तो हम इस स्कीम के अंदर ये चाहते हैं कि कोई भी माइग्रेंट होके ना जाए, दूसरी कंट्री में काम करने ना जाए, उसको अपनी कंट्री में काम मिल जाए, जिसकी वजह से हमारे जो विलेजेस बनेंगे वो भी सेल्फ सस्टेनिंग बनेंगे और उसमें भी अच्छा एक ग्रोथ होने को मिलेगा। अब देखो एग्जीक्यूशन क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्जीक्यूशन हुआ है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो चीज़ें हम ये बोल रहे हैं कि हम ना सेल्फ रिलायंट कर रहे हैं, क्या हमने उनको एग्जीक्यूट किया है? तो यस, हमने उनको एग्जीक्यूट किया है। जैसे हमने कैसे एग्जीक्यूट किया? हमने 1 कंट्री 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, 1 कंट्री 1 यूनिफाइड मार्केट लेके आगे। अब फार्मर्स के पास फ्रीडम है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं पे भी बेचें, वो अपने प्रोडक्ट्स को महाराष्ट्र में बेचें, पंजाब में बेचें, जहाँ पे भी उनको बेचना है, जहाँ पे उनको मुनाफा मिलता है वो कहीं पे भी बेच सकते हैं। अपने राशन कार्ड, अब देखो आपको राशन, आप ये राशन कार्ड किसी भी दुकान में लेकर जा सकते हो, वहाँ से आपको राशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करने की कोशिश किया। उसके बाद हमने जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स हैं उनमें भी बूस्ट दिखाया है, उनको भी थोड़ा प्रमोट किया है। अपने जो कंपनीज एक्ट थे हमारे उसमें चेंजेस लाई, हमारे जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें चेंजेस लाई, जो हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड है इसमें चेंजेस लाई। ठीक है, ऑयल, मिनरल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनमें भी हमने बहुत सारा चेंजेस लाई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं कि वो जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको मर्ज कर दिया ताकि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाए। ठीक है, इस तरीके से काम किया है। उसके बाद हमने जो हमारे जनधन अकाउंट्स हैं, आधार कार्ड हैं, उनको जो है कंबाइन कर दिया ताकि मिलियन ऑफ पीपल के पास हम आसानी से पहुँच सकें। तो ये इंडियन इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इनहेरेंट रीजन्स की वजह से जो है हम इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान वो हम
ईजिली बूस्ट कर पाए। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऐसा नहीं है, ये बहुत आराम से ये स्कीम रन कर रही है। हमने ऊपर देखा इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं एंड नाउ वी विल कवर द चैलेंजेस। ठीक है, हम कुछ चैलेंजेस कवर करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रही हैं, देखो सबसे पहला चैलेंजेस आ रहा है कि इंडिया का जो कंज्यूमर गुड्स है वो क्या हो रहे हैं, इंडिया आज भी अपने कंज्यूमर गुड को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम बाहरली कंट्री से, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मान लो हमारी कंट्री है इंडिया और ये हमारी कंट्री है यूएसए। ठीक है, अगर इंडिया से कोई चीज़ बाहर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर इंडिया से कोई चीज़ यहाँ यूएसए से हम कोई चीज़ इंडिया में लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। तो इनसे याद रखेंगे, इनका मतलब होता है आती है और एक्स का मतलब है बाहर जाती है। ठीक है, एक्स से एग्जिट बना है। ठीक है, तो मतलब जब बाहर जाएगी कोई चीज़ उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब जो चीज़ हमारी कंट्री में आएगी उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ये माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं आज भी हमारा जो इम्पोर्ट है, ठीक है, आज भी हमारा जो, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज भी जो हमारा इम्पोर्ट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आज भी हमारा जो इम्पोर्ट है वो हो रहा है। आज भी हम कंट्री से क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट करवा रहे हैं अपने इंडिया में। तो ये गलत बात है कि हाँ, आज भी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान में बोल रहे हैं कि हम सभी चीज़ें अपनी कंट्री की बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन आज भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये पहला चैलेंज। दूसरा है कि जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है, उसने एक टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन चलाया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बैंक्स, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज बैंक है उनको वो टारगेट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज बैंक है वो आज भी ट्रबल में फंसे हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि उन बैंक्स को भी हम हेल्प करें। ठीक है, अब एक रेपो रेट चल रहा है। अब रेपो रेट भी हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझो कि रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिससे जो है दूसरा बैंक, जैसे ये हमारा मान लो यहाँ पे हमारा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई कॉमन बैंक है। ठीक है, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिससे ये वाला बैंक, ठीक है, ये वाला बैंक जो है पैसे लेगा। ठीक है, उस रेट पे पैसे लेगा। मान लो ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो ये आपका ये आप हो, ठीक है, तो आपका जो ये फ्रेंड है ये आपको बोलेगा हाँ मैं तेरे को 100 रुपया दे देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं तेरे को 100 रुपया देता हूँ, बट हाँ मुझे अगले हफ्ते 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब तूने अगले हफ्ते देने हैं तो मुझे 110 तू वापस करेगा। ठीक है, तो जो 110 ये देगा वो है रेपो रेट। जो ये 10 रुपीज़ है वो है हमारा रेपो रेट। क्या है ये 10 रुपीज़, ये है हमारा रेपो रेट। आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लो। अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी हो रही है बैंकिंग सिस्टम में, इसकी वजह से जो क्रेडिट का ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो रही है, और जितना ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड है उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, तो उससे महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन भी अभी हमने कवर नहीं किया, बट कोई बात नहीं, मैंने एक आपको करवाया था शायद, बट एनीवे आगे एक चैप्टर भी है उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो टैक्स पेयर्स मनी देते हैं वो कहीं ना कहीं इससे भी क्या हो रहा है, हमें अपने जो लॉस मेकिंग हो रही है प्राइवेट बिजनेस में उसको कम करना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये कुछ हमारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं इस सेक्टर में। ठीक है, तो हमने इनको पढ़ा कि इंडिया आज भी इंपोर्ट कर रहा है। चैलेंजेस क्या, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, हमारे बैंक्स कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रेपो रेट आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, इसकी वजह से महंगाई हो जाती है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। अब नेक्स्ट हम जो स्कीम कवर करने वाले हैं वो है मेक इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये हमने 5 पिलर्स को डिस्कस कर लिया। हम इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, इन सब पिलर्स पे काम करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर कर दी। बोल्ड रिफॉर्म्स जो हमारे होने वाले हैं वो है सप्लाई चेन रिफॉर्म करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, रेशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल और क्लियर लॉज लाएंगे जो हर एक पर्सन को समझ आए, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स लाएंगे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। ये सारा कुछ हम आत्मनिर्भर के अंदर लेकर आने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ इस पिक्चर से भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेक इन इंडिया, राइट।
सो मेक इन इंडिया भी एक स्कीम ही है जिसको हम समझेंगे अभी। क्या है मेक इन इंडिया? देखो मेक इन इंडिया से खुद ही आप लोग समझेंगे कि मेक इन इंडिया का मतलब इंडिया को बनाना कुछ, मेक इन इंडिया, ठीक है। अब देखो मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी ताकि हम क्या करें, हमारी जो यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको इंकरेज किया जाए कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें और इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब लॉन्च किया? 2014 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। अब अप्रोच क्या थी कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे लोग अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। एक मॉडर्न और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, न्यू सेक्टर्स को डेवलप करना है फॉरेन कैपिटल के लिए, राइट, ये हम करना चाहते थे, ठीक है। अब उसके बाद और क्या चाहते थे, इस इनिशिएटिव में हमने 25 सेक्टर्स को टारगेट किया जहाँ पे हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, स्किल इन्हांसमेंट करेंगे। उसके बाद हम इंडिया को एक ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाले हैं इसके अंदर। अब मेक इन इंडिया के 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या? सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसकी ग्रोथ हमने पहले ही पढ़ा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमज़ोर है तो हमें उसको इम्प्रूव तो करना ही होगा। 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को 2022 तक लाएंगे। इंश्योर करेंगे कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको इंक्रीज़ करें, हमारा 25% से हमें इंक्रीज़ करना है, ये हम इसके अंदर करने वाले हैं। अब जो 10 स्कीम्स लेकर आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया में चलेंगी वो क्या है? देखो सबसे पहले हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया से आप समझ रहे हो कि इंडिया में स्किल गैप है, तो हम ऐसी जो है इस मिशन के अंदर एम है कि हम 10 मिलियन जो पीपल हैं, ठीक है, 10 मिलियन लोग हैं, उनको वेरियस सेक्टर्स में हमें क्या करना है? स्किल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर हमें मेक इन इंडिया को रियलिटी में लाना है तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें लार्ज ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो क्या करना है? स्किल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2% की जो पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पे हमें स्किल्ड देखने को मिलेगी, तो वेरी लो पॉपुलेशन जो हमें स्किल देखने को मिलती है। दूसरा हमें क्या करना है? स्टार्टअप इंडिया। मतलब इस आइडिया के पीछे प्रोग्राम क्या है कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो हमारे स्टार्टअप्स वो एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो, जिससे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम एक स्टार्टअप इंडिया ग्रो करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम इसके अंदर लाया है स्टार्टअप इंडिया। थर्ड हमारा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंदर हम क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंदर हम करना चाहते हैं कि इसका एम है कि हम एक नॉलेज बेस्ड और डिजिटली एम्पावर्ड इकॉनमी लेकर आए। फिर हम लेकर आने हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को अभी तक फॉलो किया है एंड यू विल नो अबाउट इट, तो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हम और क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लाने वाले हैं इसी के अंदर स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ यानी कि ऐसी सिटीज़ हम लाएंगे यहाँ पे जो क्या हो, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ जो क्या हो, ओके। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? अपनी इंडियन सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और इसका एम है कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। कितनी? 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा मिशन है एमरूट, AMRUT, ठीक है। एमरूट क्या है? अटल मिशन फॉर इल्यूमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एम है कि हमें जो बेसिक पब्लिक एमिनिटीज़ हैं वो हमें सब पूरी सिटीज़ में प्रोवाइड करनी है एंड 500 सिटीज़ को हमें बनाना है जो कि काफ़ी लायबल और इंक्लूसिव हों, ठीक है। उसके बाद हमारा चल रहा है नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम आपको पता ही है कि हमारा ये ही है कि हमें इंडिया को बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है सागरमाला। सागरमाला से आप समझ सकते हो कि ये समुंदर की बात हो रही है। सागरमाला के अंदर हम जो पोर्ट्स हैं वो डेवलप करने वाले हैं, राइट। उसके बाद हमारा ISA इंटरनेशनल सोलर लाइंस, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो किया। तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस के अंदर देखो हमारा जो ये, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस के अंदर आपको पता है कि हमारा ये आ गया इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो है 2 इक्वल पार्ट्स में, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है, जस्ट आप लोग समझ लो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है।
तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच में आने वाली कंट्रीज, इनके ऊपर ही जो सोलर लाइट पड़ती है, ठीक है, इनके बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज आती हैं, इन कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया है, एक अलायंस बनाया है, जिसके अंदर ये क्या करने वाले हैं, इनको हम सनशाइन कंट्रीज के नाम से जानती हैं, ठीक है। और ये कंट्रीज क्या करने वाली हैं, अपनी कंट्रीज में सोलर एनर्जी को डेवलप करने वाली है। हम बात कर रहे हैं ना आजकल सोलर टेक्नोलॉजी की, तो ये भी इसी कंट्री, ये भी इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है कि हम यहाँ पे मिलकर क्या करेंगे, सोलर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, राइट। उसके बाद आती है हमारी अग्नि, ठीक है, AGNI, अग्नि। ये क्या चीज़ है, इसको अगर हम समझें तो देखो, हम यहाँ पे न्यू इंडिया का इनोवेशन चाहते हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम एक इनोवेटिव इकोसिस्टम को डेवलप करें, लोगों को कनेक्ट करें, ठीक है, और कुछ इनोवेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम अग्नि के अंदर, राइट। अब हम देखते हैं, हमने दोनों स्कीम्स को कवर किया, क्या हमारे जो ये एम्बिशंस हैं ये रियलिटी में बदले हुए हैं। देखो, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं एक चाइना का भी कैंपेन है जिसका नाम है मेक इन चाइना, जो कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पाया है पेयर स्टेट के में। चाइना का मेजर राइवल भी है इंडिया का इन द आउटसोर्सिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस बिजनेस में। चाइना जो है आज के टाइम पे हमसे आगे है, ठीक है। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो है, या फिर इंडिया का जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स होते हैं जो हमारे रोड, रेलवेज़ हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा सामान जो है हम पहुंचाते हैं, वो हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर हो गए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। अब देखो, हमारे जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं ये डिफ़िकल्ट बनाती है हमारी कंट्री को कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रोड्स इतने ख़राब है, हमारे रेलवेज़ इतना ज़्यादा उसका सिस्टम भी वो है। अगर हमें पैसेंजर ट्रेन है और दूसरी एक ट्रेन है जो मालगाड़ी, राइट, जिसमें हमारा सामान वगैरह है, ठीक है, तो हम पहले प्रेफरेंस देते हैं पैसेंजर ट्रेन को। तो हमें अपने रेलवेज़ को भी थोड़ा मजबूत करना होगा ताकि हमारा जो सामान है वो लेट से पहुंचता है, तो फिर उसमें जो है हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो हमें अपने रोड्स को भी अच्छा करना होगा ताकि जो सामान है वो अच्छे से उसकी टाइम पर डिलीवरी हो पाए, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है जो फार्मर गवर्नमेंट्स की, या फिर आज के टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क्स है उसमें लैक होना, करप्शन होना, इससे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो टाइमली और जो एडुकेट प्रोडक्शन है वो हमें डिफ़िकल्ट हो रहा है मिलना। तो इसीलिए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट है उसने कसम खाई है कि वो इन सारी हर्डल्स को रिमूव करेगा और एक नेशन को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाएगा जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अच्छे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, ताकि जो भी ये जो हमारे मेक इन इंडिया हो गया, चाहे आत्मनिर्भर अभियान हो गया, दोनों को हम क्या करने वाले हैं, रियलिटी में बदलने वाले हैं। अब हम कुछ चैलेंजेस को कवर करेंगे जो मेक इन इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस है कि हमारी जो 60% ऐसी लैंड है जो कल्टिएबल है, ठीक है, पहला चैलेंज है कि 60% लैंड है जो कल्टिएबल लैंड है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो हमने पहले ही बोला कि हमारी कल्टिएबल लैंड है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डिसरप्शन हो सकता है। अगर हम इंडस्ट्री पे एक बारी में अगर हम इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है। दूसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अगर हम तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अगर हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर हमारी जो है लार्ज स्केल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर तो आई एम सॉरी, हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमारा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर बाहर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे तो जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं या जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। अगर हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाने पे फोकस करेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करेंगे तो इससे पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज के टाइम पे। उसके बाद हमारा जो है एक सीरियस चीज़ हो सकती है कि जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारा एक चैलेंज है कि हमारे पास इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हो तो हमें कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना होगा, और जो प्रॉब्लम्स है जैसे हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, करप्शन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना होगा। तो इंडिया जो है, अगर इंडिया को ये सब करना है तो इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्री यानी कि चाइना से इन सब को सीख सकता है, जिसने अपने
अपने शेयर को 2.6% जो था 1990 में था, और आज चाइना 24.9% में 2013 में हमें देखने को मिला। तो चाइना ने अपने इन्हीं सेक्टर्स को इम्प्रूव करके और बहुत अच्छी उपाधि आज के टाइम पे पाई है। रेलवे उसने अच्छे इम्प्रूव किए, रोडवेज, पावर, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से मैनेज की हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बात करें तो वो है कि अगर हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को दोनों को मिला दें, जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर आई है, इससे क्या होगा, इन दोनों का ही एम क्या है कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इंडिया में, उन दोनों को प्रमोट करना है। तो अगर हम मेक इन इंडिया प्लस हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान दोनों को मिला दें तो इनका यही मकसद है, और दोनों को सक्सेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यही है कि हम आसानी से अपना काम नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ग्रोइंग एम्फेसिस है, ठीक है। और एक जो फोकस हमें डोमेस्टिक सेक्टर में देखने को मिल रहा है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ मॉडल जो है वो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, की एक्सपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट कम करना है, एंड ये हमें करना है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है जनरल एंड स्पेसिफिक सेक्टर में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई हैं कोविड-19 के बाद। बट एट लास्ट एक मैसेज हमारे पास यही है कि इंडिया क्या बोलना चाहता है सेल्फ रिलायंट में। इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट तो होना चाहता है, बट इंडिया सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो इंडिया एक सेल्फ रिलायंस बनना चाहता है। इंडिया वर्ल्ड की हैप्पीनेस, पीस एंड कोऑपरेशन के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ समझी कि दोनों को मिला दें तो दोनों का एक ही मकसद है। अब हम पढ़ेंगे PLI स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो PLI स्कीम अच्छे से नहीं लिखा गया है, एक बार अच्छे से लिखते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है तो हमें इसे अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इस स्कीम का पर्पस सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट स्कीम है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनिए, आराम से देखो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 2020 में लेकर आया गया। इसकी जो अगर हम देखें तो फुल फॉर्म इसकी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हमारी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाए इंडिया में, वो आए इंडिया में आके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, डोमेस्टिक एंड लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करें ताकि माइक्रो जॉब्स को क्रिएट कर पाएँ। इसका एम भी क्या था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। यही एम था इसका भी। बट कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आज के टाइम पे काम कर रही है, देखो। जो ये स्कीम लाई गई थी ना, जिसका एम था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना, उनका लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करना। बट अगर हम देखें आज के टाइम पे तो PLI स्कीम के अकॉर्डिंग क्या मेन मकसद है कि हमारे जो इंपोर्ट व्हील्स हैं उनको हमें कट डाउन करना है, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करनी है कोई भी चीज़ें। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ें, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, और ये जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं इसके लिए इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब PLI स्कीम का एम है कि हमें 10 मोर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन सेक्टर्स, यहाँ पे PLI स्कीम का मेन मकसद है कि हमें 10 और सेक्टर्स को प्रमोट करना है। कौन कौन से सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स को और ज़्यादा प्रमोट करना है ताकि हम उसमें अचीवमेंट कर सकें कोई ना कोई। अब PLI स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, बहुत से रीज़न के लिए। देखो PLI स्कीम के अंदर नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों को मौका मिलने वाला है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की भी बात हो रही है, फॉरेन कंपनीज़ की भी बात हो रही है। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, राइट। उसके बाद हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, देखो हमने पहले पढ़ा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, जिससे क्या होता है इंडिया में मिसमैच आ जाता है, इंडिया का ज़्यादा पैसा। अब देखो हम ज़्यादा चीज़ को एक बाहर से खरीदेंगे तो पैसा बाहर ज़्यादा देंगे ना, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा पैसा भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो बाहर से पैसा कम आएगा, तो इसका मतलब हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर चला जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इसीलिए हम क्यों इसको PLI स्कीम को लाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो न्यूट्रलाइज हो जाए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिल, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। दूसरा रीज़न है कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा, लेबर को अगर हमें प्रॉपर वर्क देना है तो इंडिया को जो है लेबर पे काम भी करना पड़ेगा, इसीलिए भी हम चाहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है वो रिटर्न्स को जनरेट करेगी बहुत ही देर के बाद, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है कि वो कितने आसानी से जो है सक्सेस पा सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या करें, पोटेंशियली यूटिलाइज कर पाएँ। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए। इस स्कीम के अंदर क्या करना चाहते हैं गवर्नमेंट, वही डिज़ाइन को वापस लाना चाहती हैं जो कि कलोनलिज्म, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे और उनकी वजह से हमने नई नई हैबिट्स शुरू कर दी हैं, कुछ नया ही आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, बट हमारे जो बैक ओल्ड डिज़ाइन, जो आर्टिस्ट हैं, जो ये सारी चीज़ें हम वापस से लाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इसका मेन मकसद है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है हमारी इकॉनमी का, उसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं इसी सेक्टर के अंदर। PLI स्कीम का मेन मकसद है कि हमारा जो गैप है, ठीक है, इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बास्केट है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसको हम जो है यहाँ पे प्लग करना चाहते हैं इस गैप को, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कैसे हमें बेनिफिट कर सकता है, तो बेनिफिट करेगा ही जब हम इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इससे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। अगर हमारा देखो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा और इम्पोर्ट हमारा कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है यानी कि पैसा बाहर से ज़्यादा अंदर आएगा, और अगर हमारा इम्पोर्ट कम हो रहा है तो पैसा यहाँ से कम जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा स्कीम के अंदर, और PLI स्कीम के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा स्ट्राइविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। स्ट्राइविंग मतलब हम हार्डवर्क कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है। PLI स्कीम का भी मेन मकसद है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, 4 से 6% पे लाना है, ठीक है। ये हमारा एक काम है, और एक सब्सिडी जो एक सब्सिडी की तरह ही है जिसमें हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और ये जो है इंक्रीमेंटल आउटपुट पे ही बेस्ड है हमारी PLI स्कीम, ठीक है। PLI स्कीम बहुत इफेक्टिव स्कीम है, ठीक है। अगर हम देखें तो PLI स्कीम का मेन मकसद है कि हमें जो कैपिटल रिच कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटीज़ को सेटअप करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मकसद है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो अब हम आत्मनिर्भर, आपको पता चल गया, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना चाहते हैं हम, अपने आप को पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, राइट। उसके बाद हमारे कुछ टेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल्स पे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिखा नहीं है, अगर आप इन टेबल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से इनको कवर करिएगा। एंड आज का हमने चैप्टर इतना ही था। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लाई थी आपके लिए जो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया में ही है, जैसे हमने इसके अंदर रुपये, आधार, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने का योगदान वो कर रहे हैं, स्किल इंडिया चाहते हैं इसके अंदर, ये मैंने पढ़ाया, अटल पेंशन योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल इंडिया। देखो ये सारी चीज़ें लाने का मकसद क्या है मेरा, कि आपको एक बार में ना देख के, अगर आप ये इमेजेस देखोगे ना, आपको एक बार में ये इमेजेस इतने अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये उड़ान, ठीक है, उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।